अस्सलाम अलैकुम। प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की किस्त की जानिब। अनकहीब चाहते, रटन बाय परिशा हयात। चलिए शुरू करते हैं। ऐमन को महसूस हुआ जैसे इसका वजूद हुआ में ही मुअल्लक रह गया हो। वो जल्दी में नीचे की जानिब जा रहा था जब इसने इस आफत की परकाला को जीने से गिरते देखकर फौरत्ती से इसकी कलाई पकड़कर इसे गिरने से रोका था। बड़ी मामा में गिर गई। वो आंखें नीचे पैनिक होना शुरू हो गई थी। नहीं गिरती तुम कोई, वो इसे सीधा करते कोफ्त से बोला था, जबकि यहाँ सुन कौन रहा था। वो आंखें नीचे रोना शुरू हो गई थी। नहीं गिरी हो तुम, वो इसे कुछ ना सुनते देख इसकी आंखों से हाथ हटाते हुए बोला था। इसने आहिस्ता से बारी बारी दोनों आंखें खोली थीं। ऐमन ने तकरीबन पूरी आंखें खोलकर अपने सामने खड़े उसामा उर्फ सुरमई आंखों वाले जिनको देखा था, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे घूरने में मसरूफ था। यानी इसे बचाने के लिए अल्लाह ने भेजा भी तो किसे? उसामा हसन अहमर और बकौल ऐमन ज़ुबैर के सुरमई आँखों वाले जिनको वो उसामा की सुरमई आँखों से अक्सर खौफज़दा हो जाया करती थी, इसलिए ज़्यादातर इससे दूर दूर ही रहती थी। अल्लाह जी! इसने चेहरा ऊपर की जानिब करके बिचारी वाली मासूम सी शक्ल बनाई थी, जैसे कहना चाह रही हो कि इससे अच्छा तो मुझे गिर ही जाने देते। वो यूं ऊपर की जानिब चेहरा करके शहद रंग आँखों में इंतहा की मासूमियत लिए बेहद क्यूट लग रही थी। हेलो मैडम, कहीं कोई काफ की सैर पर तो नहीं चली गई तुम? वो इसके आगे चुटकी बजाता इसे सोचों की दुनिया से बाहर की जानिब लाया था। ना नहीं तो ये रही मैं। एकदम इसके इस तरह चुटकी बजाने पर वो जल्दबाजी में बोली थी, अब जब तुम यही हो तो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये आंखें देखने के लिए होती हैं, तो इस बार जब चुल्लू तो उनका थोड़ा सा इस्तेमाल करके सामने देख कर चलना। वो इससे कहता बना एक पिल भी ज़ाय किए नीचे की जानिब चला गया था। इसके जाते ही इसने एक लंबी सांस हुआ के सुपुर्द की। शुक्र का कलिमा पढ़ती ऊपर की जानिब चली गई थी। वो इस वक्त ऐसा महसूस कर रही थी जैसे शेर की गार से जिंदा बचकर आई हो। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। आपको पता भी है अब क्या कह रहे हैं? वो अपने सामने सोफे पर बैठे हसन अहमर से कह रही थी। वो अभी शगुफ्ता बेगम के पास से आए थे, वही जो इस वक्त तुम्हें सुनाई दे रहा है। लेकिन वो दोनों अभी छोटे हैं और ऐमन तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, सिर्फ 9 साल की तो है। हो किया गया है आपको? सिद्रा बेगम ने दोनों हाथों में अपने सर को पकड़ते हुए कहा था। देखो सिद्रा, मैं इस बारे में पहले ही बीजान से बात कर चुका हूँ, लेकिन वो किसी सूरत समझने को तैयार ही नहीं। वो मरने से पहले ऐमन का हाथ किसी मजबूत हाथ में देना चाहती है, ताकि वो सुकून से अब्बा जान के पास जा सके। उनकी हर बात का सिर्फ यही जवाब होता है, और इसमें फ़िलहाल अब कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बीजान के किए हुए इस फैसले को पूरी तरह रजामंदी दे चुका हूँ। उन्होंने हार मानने वाले अंदाज में सिद्रा बेगम से कहा था, मगर असामा, हम अमार के बारे में भी सोच सकते थे, लेकिन तुम्हें और सभी घरवालों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अमार और ऐन नाया की मंगनी बचपन में ही तय कर दी गई थी। अब असामा का ही इंतखाब ऐमन के लिए दुरुस्त रहेगा। और क्या तुम नहीं चाहती कि ऐमन सारी जिंदगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहे? हसन अहमर सिद्रा बेगम को मनाने की पूरी कोशिश में लगे थे। अब समझ क्यों नहीं रहे? वो वाकई अभी बहुत छोटे हैं। वो किसी सूरत राज़ी होने के लिए तैयार नहीं थी। अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती बड़े होने के बाद ही होगी। उन्होंने किसी माहिर वकील की तरह सिद्रा बेगम को हर तरीके से लाजवाब करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन असामा नहीं मानेगा।
सिद्रा बेगम ने असल वजह बयान की थी। उनके बार बार के एतराज़ की। इसे मनाना अब तुम्हारा काम है, वरना इस बार मजबूरन मुझे बीजान की बात मानकर साइका से ऐमन के लिए राहील का हाथ मांगना पड़ेगा। और ये लगाई गई रस्सी में आखिरी गांठें। आपको अच्छी तरह मालूम है, साइका ऐमन की तरफ देखना तक पसंद नहीं करती, और अब ऐमन को उन्हीं की बहू बनाना चाहते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ तुमसे, इस निकाह के लिए असामा को रजामंद करो, जितना जल्दी हो सके। और अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम असामा को किस तरह रजामंद करती हो इस निकाह के लिए। वो अपनी बात मुकम्मल करके सोने के लिए ले चुके थे। अब वो गांठ लगी हुई रस्सी का फंदा सिद्रा बेगम के गिले में पूरी तरह फंस चुका था। वो इस वक्त बेड के सरहाने से टेक लगा कर बैठी, दूर किसी गहरी सोच में गुम थी। हाँ, शायद वो अपना अगला कदम बहुत अच्छे से सोच चुकी थी। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। उसामा, मुझसे वादी करो कि तुम मेरी बात मानोगे, लेकिन मामा कम अज़ कम बताएं तो सही आखिर बात क्या है। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हैं। इसने उनके हाथ अपने हाथों में लिए थे। मैंने कहा है ना उसामा, पहले मुझे वादी दो, तुम मेरी बात हर सूरत मानोगे। उन्होंने इसके हाथों पर दबाव डाला था। ठीक है, किया वादा। कही क्या कहना है अपने। उसामा, तुम्हारा और ऐमन का निकाह है परसों जुमे में। वो इससे नज़रें चरा गई थीं। उनके अल्फाजोहे ने कुछ पिल्लों के लिए इसके असाब तक शल कर दिए थे। मामा, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता मामा। वो गहरे सदमे की सी कैफियत में था। वो मुझसे पूरे 8 साल छूटी है। मैं ये निकाह बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब देखे तो सही, वो सिर्फ 9 साल। उसामा, तुम्हारी बीजान किसी सूरत समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी बच्ची साइका के हवाले नहीं कर सकती। वो इसकी अल्फाज पूरे होने से पहले ही बोल गई थी। वो बेबसी की इंतहा पर थी इस वक्त। लेकिन मामा, अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मामा, मुझे बलि का बकरा नहीं बनना। वो इनकारी हुआ था उनकी बात मानने से। हाँ कर दो उसामा। उन्होंने अचानक इसकी आँखों में देखा। इस बार वो इसकी सुरमई आँखों में देखकर बोल रही थी, ये तुमसे गुजारिश नहीं, बल्कि अब हुक्म है मेरा। हाँ कर दो उसामा। उनकी आँखों में उदासी थी, गहरी उदासी। और यहाँ उसामा हसन अहमर मजबूर हो चुका था। इसने अपने चेहरे को नीचे की जानिब कर लिया। मामा, अब जैसा कहीं करने के लिए तैयार हूँ मैं। इसकी आवाज़ आहिस्ता थी, बहुत आहिस्ता। क्या वाकई वो तस्दीक चाहती थी? इसने अपनी गर्दन इस बात में हिला दी थी। इसके अंदर और एक लफ्ज़ अदा करने की हिम्मत तक नहीं थी। इस वक्त इसका दिमाग पूरी तरह से माऊफ हो चुका था। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। बड़ी मामा, किया मेरे बाल वाकई कमज़ोर होने लगे हैं। वो अपने बालों को लेकर बेहद फ़िक्रमंद थी। जी बिल्कुल, अब अपने बालों में तेल नहीं लगवाती, इसलिए ये कमज़ोर होने लगे हैं। माहीन आप ही कहती हैं तेल लगाने से बाल अच्छे नहीं लगते, और फिर बालों का अच्छा सा हेयर स्टाइल भी नहीं बन पाता। लेकिन फिर भी मैं अब से रोज़ाना तेल लगाऊंगी। ऐमन, वो इसके ठीक पीछे बैठी ऐमन के बालों में तेल की मालिश कर रही थी। ऐमन, किया तुमने यहाँ हमारे पास रहना है? मैं यही आपके पास ही तो हूँ, मुझे कहाँ जाना है? तुम्हें बीजान तुम्हारे बड़े हो जाने के बाद साइका को दे देगी, फिर तुम उनके पास रहोगी। साइका पेपो के नाम पर इस पर एक खौफ सा तारी हो गया था। क्या बीजान वाकई ऐसा सोच सकती थीं इसके बारे में? बेयकीनी सी बेयकीनी थी। बड़ी मामा, मुझे आपके पास रहना है, कहीं कहीं भी नहीं जाना। लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी, फिर तो तुम्हें जाना पड़ेगा।
नहीं, मुझे बस अब सबके पास ही रहना है, बड़े होकर भी नहीं जाना। वो बज़िद हुई। फिर तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। उन्होंने अपने गाल पर हाथ रखा, जैसे वाकई वो सोच रही हूँ। क्या तुम्हें वाकई नहीं जाना? जी बिल्कुल, ऐमन ने ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया। ठीक है, फिर हम तुम्हारा निकाह उसामा से कर देते हैं ताकि तुम यही रहो। क्या तुम राज़ी हो? उन्होंने निकाह के लिए ऐमन की रज़ामंदी मांगी थी। सिर्फ रज़ामंदी नहीं मांगी थी उन्होंने, बल्कि वो चाहती थीं कि ऐमन को शुरू दिन से ही इल्म हो कि वो अब निकाह में है उसामा के। वो अमानत है उसामा हसन अहमर की। वो निकाह को इससे छुपाना नहीं चाहती थीं, ताकि आगे जाकर इसे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अक्सर लोगों को जब पता चलता है कि उनका निकाह बचपन में ही किया जा चुका है, इस अचानक होने वाले इंकिशाफ को वो आसानी से कबूल नहीं कर पाते। आखिर को ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा होता है आपका हमसफ़र, और शायद हाँ ज़िंदगी भी। उनका ज़हन मानने से इनकारी होता है कि सालों पहले ही उनको किसी के साथ दुनिया के सबसे पाक रिश्ते में जोड़ा जा चुका है, और अब तक वो बेखबर थे इस बात से। अजीब सोचें, अजीब वसवसे। वो अक्सर ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, और वो आम लोगों के मुकाबले ज़्यादा हसास थी। वो अंदाज़ा लगा सकती थीं कि आगे जाकर जब ये हकीकत इसके सामने खोली जाती, तो ऐमन के लिए मसला हो जाता, और वो रिस्क नहीं ले सकती थीं। बड़ी मामा, वो उन्हें कब से आवाज़ें लगा रही थी, लेकिन वो तो अपनी ही सोचों में गुम थीं। फिर क्या सोचा? तो फिर कर दे तुम्हारा निकाह उसामा से, फिर तुम हमेशा यही रहोगी हमारे पास। ठीक है, फिर आप मुझे कहीं नहीं भेजेगी। इसने पूरी बात सुनी ही कहा थी ध्यान से। इसने तो सिर्फ आखिरी अल्फाजों पर गौर किया था, जिसमें इसके काम की बात थी, और बाखुशी हाँ भी कर चुकी थी। मेरी जान कहीं नहीं जा रही, तुम यही रहोगी अपनी बड़ी मामा के पास। उन्होंने इसको अपनी बाहों में लिया था, और तुम्हारी भी जान भेजना चाहती थीं तुम्हें साइका के पास। भला वो क्यों ये इल्ज़ाम कबूल करतीं, जब वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थीं। ऐमन, क्या तुम वाकई राज़ी हो? उन्होंने दिल की तसल्ली के लिए एक बार फिर पूछा। वो तस्दीक चाहती थीं। ऐमन के सर इस बात में हिलाने पर उन्होंने सुकून भरी सांस हुआ के सुपुर्द की थी। वो इंतहा की खौफज़दा हो गई थी बीजान की साइका से रिश्ता मांगने वाली बात पर, और बीजान वाकई ऐसा कर भी देती अगर सिद्रा बेगम ना मानती। वो ऐमन को ऐसे ही किसी के हवाले नहीं कर सकती थीं। उन्हें वो अपनी औलाद की तरह अजीज थी। कैसे इसे ऐसे इंसान को सौंपने देतीं जो इसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करता हो? वो इस वक्त खुद को बेहद पुरसुकून महसूस कर रही थी कि ऐमन बना सवाल जवाब लिए मान गई। खैर, इसे सवाल तो अभी भी पूछने ही थे, क्योंकि बना अपने सवालों के जवाब लिए इसके छोटे से दिमाग को आराम नहीं आना था। उन्हें इसकी छोटी से छोटी आदत का भी अच्छी तरह इल्म था, और अपने बाकी बचे हुए सवालात के जवाब ऐमन ने बीजान से ही लेने थे, और बीजान को अपने किए हुए फैसलों पर सामने वाले को कायल करना अच्छे से आता था। इसीलिए तो उन्होंने इसे बता दिया था कि बीजान इसे साइका को देना चाहती हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो ऐसा चाहती हैं, उन्होंने कहा था बीजान ऐसा चाहती है। और अब ये बीजान और उनकी पोती का मामला था, जिसे वो दोनों खुद सुलझा लेगी। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। बीजान वो उन्हें आवाज़ें देती उनके पास आई थी, जो इस वक्त लान में लगी कुर्सी पर बैठी थी। बीजान, सांस तो ले लो ऐमन। उन्हें बार बार बना रुके आवाज़ें देने और भागने की वजह से इसकी सांस फूल गई थी।
वो घुटनों पर हाथ रखकर अपना सांस हमवार करती उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। हाँ, अलबत्ता अब इसने अपने गालों को फैलाकर गुब्बारे की तरह कर लिया था। क्या कोई बात हुई है ऐमन? वो बार बार अपने हाथ की उंगलियों को मोड़ती उन्हें कदर परेशान लगी। बीजान, इसने उनकी जानिब देखा और दूसरे पिल साइडों में लगे गमलों में देखने लगी। ऐमन, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं बात नहीं करोगी, अब से नाराज़ हूँ मैं। अब मुझे साइका पेपो के पास भेज रही हैं, जबकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे नहीं जाना उनके पास। तो ये बात है। और तुमसे किसने कहा है कि मैं तुम्हें वहाँ भेज रही हूँ? उन्हें तजस्सुस हुआ कि आखिर इसके छोटे से दिमाग में ये खिचड़ी पकी कैसे थी। बड़ी मामा ने बताया है मुझे। अच्छा, और क्या बताया है तुम्हें तुम्हारी बड़ी मामा ने? उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया था कि ऐमन को उनके पास क्यों भेजा गया है, और अब वो जानना चाहती थीं कि ऐमन के टेढ़े मड़ई ज़हन में सही सही बात कितनी बैठी है। फिर हमेशा यही रहूंगी उनके पास। किसी रटे हुए तोते की तरह ऐमन ने बीजान की मालूमात में इजाफा किया। और तुम हमेशा यहाँ किस फिर पर रहोगी? उन्होंने एक आई बुरंग उचकाई। इसका मुँह लटक गया था उनकी बात सुनकर, और साथ ही आँखों में मोटे मोटे आंसू जमा कर चुकी थी। वो जैसे बस अभी रो देगी। ऐमन, क्या तुम्हें मालूम है परसों किया है? इससे पहले कि इसके आंसू गालों पर लुढ़क पड़ते, उन्होंने जैसे बात संभालनी चाहिए। बिल्कुल बीजान, मुझे मालूम है कि परसों जुमा है। इसकी बात सुनने के बाद उन्हें पूरी तरह यकीन आ चुका था कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ऐमन, तुम्हारा और उसामा का परसों निकाह है। बीजान, ये निकाह क्या होता है? ऐमन के इस सवाल पर उन्होंने एक पिल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। एक लम्हे को उन्हें अपने किए हुए फैसले पर अफसोस हुआ था, लेकिन सिर्फ एक लम्हे को। तुम बताओ, क्या तुम साइका के पास जाना चाहती हो? फिर हमारे साथ यही रहना है? वो सवाल के बदले सवाल पूछकर इसे निकाह वाली पटरी से पूरी तरह उतार चुकी थीं। ऐसा उन्हें लग रहा था, मुझे अब सबके पास यहाँ अपने घर ही रहना है। मुझे नहीं जाना उनके घर। जी मेरी शहजादी, निकाह के बाद फिर तुम यही रहोगी हम सब के पास। फिर डील पकी समझे। उन्होंने अपना हाथ आगे किया। बिल्कुल डील डन डन डन। लेकिन उन्होंने लम्हा भर को अपना हाथ पीछे किया। लेकिन किया बीजान इसकी जान पर बनाया था, जैसे उनका हाथ पीछे करना। निकाह होने पर तुम्हें उसामा की हर बात माननी होगी। क्यों मैं सुरमई आँखों वाले जिनकी बात क्यों मानूंगी? लड़की, वो सुरमई आँखों वाला जिन तुम्हारा शौहर हो गया ना। और शौहर को ऐसे नामों से भी नहीं बुलाते। अल्लाह ताला गुनाह देते हैं उन्हें जो बीवियाँ अपने शौहरों को ऐसे अजीब तो गरीब नाम से बुलाती हैं। बीजान, ना करे, ना करे मुझे इस सुरमई आँखों वाले जिनके हवाले। ये तुमने किया सुरमई आँखों वाला जिन लगाया हुआ है। इतनी प्यारी आंखें हैं उसामा की। खुदा का खौफ करो लड़की। उन्हें बुरा लगा था ऐमन का यूं उसामा को बार बार सुरमई आँखों वाला जिन कहना। उनकी जान बसती थी अपने दोनों पोतों में। आप मुझसे प्यार नहीं करती। ये हमेशा लगा होता है बच्चों का। इतनी सी बात हुई नहीं कि बस मुझसे कोई प्यार नहीं करता। उनकी 1000 बात मानकर सिर्फ एक बात को मना कर दो और उनका तकिया कलाम शुरू हो जाता है। कोई मेरी बात नहीं मानता। लेकिन बच्चों की ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें, उनके नखरे अक्सर अब की मुस्कुराहट की वजह बनते रहते हैं। ठीक है, फिर जो चॉकलेट मेरी दराज में रखी हुई है वो मैं यसरा को दे देती हूँ। वो कहती अपने कमरे की जानिब गई थी और उनके पहुँचने से पहले ऐमन वहाँ मौजूद थी।
लेकिन वो तो नाराज थी। नाराजगी वो तो। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। इसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसका निकाह होने जा रहा है, वो भी अपने से 8 साल छोटी लड़की से। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है इसके साथ। इसका दिल था कि वो चला जाए यहाँ से, अभी के लिए कहीं दूर, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, वो करना ही नहीं चाहता था। वो अपनी माँ के चेहरे को मुरझाता हुआ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और उनकी आँखों में आंसू का एक कतरा तक देख नहीं सकता था वो। और उनके ये आंसू अपनी वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उनकी खुशी इस निकाह में है तो वो तैयार था ये निकाह भी करने के लिए। मौलवी साहिब बिस्मिल्लाह करे। हसन अहमर ने रोबदार आवाज़ में मौलवी साहिब से निकाह पढ़ने के लिए कहा। उसामा हसन बिन हसन अहमर किया आपको ऐमन बिन ज़ुबैर अहमर मुबल्लिग़ 25,000 रुपये बतौर हक़ महर सिक्का राजल वक्त अपने निकाह में कबूल है।